हेलो, हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई प्रॉमिस्ड, मैं फिर से दी डोमिनेटर सीरीज़ की अपनी अगली क्लास, इस बार केमिस्ट्री की क्लास 6, जिसमें हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। छोटी सी क्लास होने वाली है बट काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इफ़ एट ऑल यू वांट दिस PDF, यू विल हैव टू पे ₹99। अगर आप देना नहीं चाहते कोई बात नहीं, दिस लेक्चर सीरीज आर फ्री टू ऑल। आप इससे नोट्स ज़रूर बना सकते हैं। शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कार्बन की एटॉमिक नंबर और मास नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिए। अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद नहीं है तो ध्यान दीजिए, कभी भी किसी भी चीज़ की अगर एटॉमिक नंबर की सिंबल क्या होती है? एटॉमिक नंबर की सिंबल Z होती है और मास नंबर की सिंबल A होती है। ठीक है, ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। देखते पहले कार्बन। अब कार्बन क्या है? कार्बन कुछ यूँ ही, उसका फोटो मैंने लगा दिया है, एक काला कलर का कंपाउंड है। अब वो क्या है? इट इज़ अ नॉन मेटल प्लेस्ड इन ग्रुप 14। ग्रुप 14 में ही कार्बन है और कार्बन में कार्बन की 6 और 12 क्या है? एटॉमिक नंबर और मास नंबर। और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाहरी शेल में 1 2 ये 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स है, थोड़ी सी अलग वाली पोजीशन बन जाती है। क्यों? मेटल्स में 1 या 3 रहती है, तो उससे वो लोग क्या करते हैं, या तो ये ज़्यादातर पे 1 रहते हैं तो ये 1 दे देते हैं या 1 ले आते हैं, तो ऐसे स्टेबिलिटी उनकी बन जाती है। बट इसके पास थोड़ा ऑड है, 4 है, तो इसको अभी नेक्स्ट स्टेबल पोजीशन में आने के लिए और 4 चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो बाकी 4 लाना तो थोड़ी सी मुश्किल वाली बात होगी इसके लिए। तो ये क्या करता है, as it has 4 electrons in the outer shell, it is difficult to attain or lose। ना ला सकता है ना दे सकता है। क्यों? इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो चाहिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। Hence, carbon shares its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other elements। तो वो ना दे सकता है ना ले सकता है, तो इन चारों से वो क्या कर लेता है, बाकी अदर एटम्स के साथ शेयरिंग कर लेता है ताकि खुद भी स्टेबल हो जाए और उनको भी स्टेबल कर दे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर शेल्स ऑफ बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो आपको याद रखना है, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और जैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड की आपको बात तो पता ही है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसमें कम रहती है। बट कार्बन में क्या होता है? दिस गिव्स राइज टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको याद है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? आयोनिक बॉन्ड, उसके बाद पढ़ा था कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक में क्या था कि उनकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहती है और कोवैलेंट की कम रहती है। तो क्योंकि ये कोवैलेंट बनाता है तो इसकी भी कम है। सिंस नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, सच कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड्स का होता है। अब जैसे हमने पढ़ा था आइसोटोप, आइसोबार, तो ये सब क्या है? थोड़ी सी एटॉमिक नंबर और मास नंबर में चेंजेस होने से आइसोटोप और आइसोबार बनती है, जो कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग प्रकार रहता है। तो कार्बन में कुछ इन्हीं प्रकार को हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप्स। आइसोट्रॉप नहीं, एलोट्रॉप्स। दीज आर सब्सटेंसेस विच हैव द सेम केमिकल फार्मूला एज दैट ऑफ कार्बन। कार्बन के जैसे ही है, बस उसमें जो मॉलिक्यूल्स की प्लेसमेंट है उस हिसाब से इन्हें अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। किसी में ऐसे फुटबॉल जैसा सजा हुआ है, किसी में ट्राइंगल जैसा सजा हुआ है, तो उनके बेसिस में इसे मेन 3 भाग में डिवाइड किया है। एक है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फ्यूलेरिन। तो डायमंड के बारे में तो आपको पता है, इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। ईच कार्बन आइटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर, जिससे कि हम लोग टेट्रावैलेंसी कहते हैं। टेट्रा यानी 4। ठीक है, उसके बाद इट इज़ अ पुअर कंडक्टर, क्योंकि ना कोवैलेंट बॉन्ड है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड हैज़ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए डायमंड इतना ज़्यादा चमकता है। और सिंथेटिक डायमंड्स में आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा बन गए हैं। क्यों? क्योंकि लैब में हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट करना आजकल पॉसिबल हो चुका है। ग्रेफाइट, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। तो आपको पता रहना चाहिए ग्रेफाइट का शेप क्या है? हेक्सागोनल। वन ऑफ दीज बॉन्ड इज अ डबल बॉन्ड एंड दस वैलेंसी इज सेटिस्फाइड। इट्स स्ट्रक्चर इज फाउंड बाय द हेक्सागोनल एरे, जैसे कि हमने पढ़ा। इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर इज हेल्ड बाय वीक वैन डर वाल लीफ फोर्स। इट इज स्मूथ
स्लिपरी, सॉफ्ट, ग्रीसी, ग्रे कलर्ड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हमने प्रीवियस चैप्टर में जहाँ पर नॉन मेटल्स था उसके ब्रैकेट में इलेक्ट्रिसिटी वाली कंडक्शन में हमने ग्रेफाइट को ब्रैकेट में लिखाया था। क्यों? ग्रेफाइट ऑल्दो इट इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं, जो कि नॉन मेटल का क्वालिटी नहीं है। उसका आता है फ्यूलरिन। फ्यूलरिन भी बहुत सारे शेप में आता है, स्पीयर, इलिप्सॉइड, ट्यूब एंड मेनी अदर शेप्स। लेकिन जो पहला सबसे फ्यूलरिन डिस्कवर किया गया था वो था C60 बकमिनिस्टर फ्यूलरिन। ठीक है, ये पहला बार डिस्कवर किया गया था। उसके बाद कार्बन की कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। इट हैज़ दी यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स। और क्यों ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? कैटेनेशन से करता है। और किस टाइप की बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? टेट्रावैलेंसी वाली बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। These the bonds that carbon forms with most other elements are very strong, हमने पढ़ा, बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या रहती है? वीक रहती है। द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। जितना छोटा साइज उतने न्यूक्लियस के पास, और जितना न्यूक्लियस के पास बाहरी इलेक्ट्रॉन को खींचने में उतना ज़्यादा आसानी। उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भी कुछ नहीं है, कॉम्पाउंड्स मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब क्योंकि ना कार्बन हमने कंप्लीट कर लिया है, उसी में थोड़ा सा हाइड्रोजन मिला के हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भी 3 टाइप के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। सैचुरेटेड जिस भी कंपाउंड का फॉर्मूला CnH2n+2, यानी जैसे कि देखिए यहाँ पर CH4 मीथेन है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर C का वैल्यू क्या है? 1 है, तो C1 और H4 लिखा है। तो अब N का वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे 2 × 1 + 2, तो 2 + 2 दैट इज़ 4। तो देखिए इथेन इज़ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों? ये इस फार्मूला में बैठ रहा है। ठीक उसी तरह अनसैचुरेटेड में 2 रहते हैं। सैचुरेटेड बोले तो क्या? सैचुरेटेड बोले तो द कंपाउंड्स हैविंग सिंगल बॉन्ड, और अगर डबल या ट्रिपल हुए तो उसे हम लोग कहते हैं एल्कीन या एल्काइन। एल्कीन में 2 रहते हैं डबल बॉन्ड, और एल्कीन में 3 बॉन्ड्स रहते हैं। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन यहाँ पर लिखा हुआ है। कहाँ गया? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। पहली में क्या है? पहली में सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में डबल बॉन्ड, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन की फॉर्मूला ये, एल्कीन की ये और एल्काइन की ये, और ये सब उनकी एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक क्या है? तो होती है, इट इज़ अ मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ एनी वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। प्लास्टिक तो ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है, उसे लैब्स में ही बनाया जाता है। तो प्लास्टिक को भी 2 भाग में डिवाइड किया है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक है कहाँ गया? यूजुअली बिकम सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड स्टिफन ऑन कूलिंग, यानी ये बार बार क्या हो सकती है? इसको बार बार हम लोग रीमोल्ड कर सकते हैं, यानी गर्म करोगे तो ये पिघल जाएगा और इसे मेल्ट करके आप कुछ भी शेप दे सकते हो। बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है? प्लास्टिक एक बार बन गया तो उसका और शेप चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद आप उसको मेल्ट करने जाओगे तो वो पिघल जाएगा, लेकिन शेप कभी भी चेंज नहीं होगा। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स रहती है। जैसे कि पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। लेकिन बेकलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग। एक बार जिस फॉर्म में आपने उसे पहली बार में बना दिया, ये उसी फॉर्म में रहेगा। उसके बाद अगर मेल्ट करोगे तो ये पिघल जाएगा। बट इसको क्या बार बार आप डीमोल्ड करके अलग अलग शेप में एज क्ले हाथ से दबा के इसका शेप चेंज कर सकते हो। प्लास्टिक के बाद आता है रबर। रबर तो आपको पता ही है, नेचुरल भी बन सकता है और सिंथेटिक भी बन सकता है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, अब जो नेचुरल रबर आया तो उससे तो आप डायरेक्ट टायर, रबर कटर ऐसे नहीं बना सकते। तो वल्कनाइजेशन में क्या होता है? उस रबर को हम लोग हीट करते हैं, एंड ऑन हीटिंग विथ सल्फर ये क्या बन जाता है? ये वल्कनाइज हो जाता है। वल्कनाइज होने से ये रबर स्ट्रांग हो जाता है। और लास्ट टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप जिससे नहाते हैं और डिटर्जेंट जिससे कपड़ा धोते हैं, 2 अलग अलग चीज़ है। कैसे? सोप सोडियम सॉल्ट है, डिटर्जेंट सल्फोनिक एसिड से बना हुआ सोडियम सॉल्ट है। इसका आयोनिक पार्ट में COO रहता है, इसका आयोनिक पार्ट में SO या Na, क्योंकि ना सोडियम और सल्फर। अच्छा, उसके बाद इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में जो प्रोडक्ट्स बनती है वो उसका एक बाय प्रोडक्ट है डिटर्जेंट। इट्स इफेक्टिवनेस इज रिड्यूस्ड व्हेन यूज्ड इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर यानी जिस
जो कड़वा पानी रहता है जिसमें मिनरल्स ज़्यादा रहती है उसमें सोप फोम झाग नहीं बना पाता है, जबकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी काम आता है। इट फॉर्म्स अ स्कर्म इन हार्ड वाटर में काम नहीं करता और कपड़ों में यूं सा चिपक जाता है। तो इसीलिए हम लोग कभी भी सोप से कपड़ा नहीं धोते, हम लोग डिटर्जेंट से कपड़ा धोते हैं। क्यों? डिटर्जेंट हर एनवायरनमेंट के लिए बना हुआ है। बट एक इसका कौन क्या है, सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, यानी ये नेचुरली डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट डिटर्जेंट क्योंकि हार्ड वाटर और से लड़ने के लिए बनाया जाता है तो इसका केमिकल फार्मूला बहुत ज़्यादा रिच रहता है, जिसका वजह से डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल और बहुत ज़्यादा हानिकारक रहता है एनवायरनमेंट के लिए। नदी में जाके भी डिग्रेड नहीं होते, मछलियों के आंतों में ये पहुंच जाता है। जबकि सोप बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसमें एसेंशियल ऑयल रहता है जो कि हम लोग बॉडी में लगाने के बाद धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। तो सोप क्या नहाने के लिए ठीक है, बट आप नहा भी सिर्फ सोप से उसी पानी में नहा सकते हो जो कि हार्ड वाटर ना हो। क्यों ना, हार्ड वाटर हुआ, मिनरल्स ज़्यादा हुआ तो पानी हार्ड हो जाएगा और सोप उसमें झाग नहीं बना पाएगा, जबकि डिटर्जेंट रिच फोमिंग कैपेसिटी रखता है। तो ये थी अपनी आज छोटी सी चैप्टर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी होगी। जल्दी मिलेंगे और एक नए क्लास में, तब तक के लिए बाय।